मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ मेरे संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग। यह पाठ मृदुला जी ने अपने संस्मरण को लिखा है। मृदुला जी के संपर्क में बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके साथ जिन जिन औरतों का साथ रहा, उन्होंने इस पाठ में उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि उनका कैसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। उसको बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इस पाठ में चित्रित किया है। बच्चों, हमारे आसपास के वातावरण का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे परिवार में जो भी होते हैं, परिवार के सदस्य, बच्चे, बड़े, उनका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो यह सब बात इस पाठ के माध्यम से भी हमें थोड़ा देखने को प्राप्त होता है। लेखिका ने अपने साथ की जो औरतें, अर्थात उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी माँ, उनकी बहनें, उन सब का जिक्र किया है। तो इस पाठ में हम लोगों ने उनकी माँ के बारे में पढ़ा कि माँ थोड़ी भारतीय माँ नहीं थी। वह बच्चों को उस तरह से, जिस तरह से भारतीय माँ दुलार प्यार करती हैं, उस तरह से वो नहीं करती हैं। लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, किसी की गोपनीय बातों को बाहर किसी के सामने नहीं रखती थी। तो उनकी कई अच्छाइयाँ भी थी, जिनके कारण उनको परिवार और समाज चारों तरफ से सम्मान मिलता था। तो इस पाठ में लेखिका ने अपनी दादी, नानी, माँ का जिक्र किया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी बहनें, जिसका जिक्र हम लोग पाठ में करेंगे। लेखिका के बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की हैं। यह क्यों नहीं आई? क्योंकि लेखिका की परदादी ने मन्नत मांगी थी कि मेरी पुत्रवधू को पहली संतान लड़की हो। यानी उस घर में लड़की की मांग थी, लड़की की चाहत थी, लोग लड़की को पसंद करते थे। और शायद यही वजह थी कि उनके घर में लड़कियों की संख्या अधिक होने के बाद भी उनको काफी मान सम्मान, प्रोत्साहन, हर तरह से जो उन्हें चाहिए था मिला। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी वह मंजुला भगत थी, इनकी बड़ी बहन। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, जिनका घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेनू और अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। इसमें बताया गया है कि इन बहनों के, 3 बहनों के, लगातार 3 बहनों के इनके पिता ने 2-2 नाम रखे थे। दुलार से सबों के नाम होते हैं, जिनके कारण उनके समाज वाले लोग उन पर व्यंग भी कसते थे। क्या इन्हें बेटियों से मन नहीं भरा जो प्रत्येक बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? तो अंत में उन्होंने 2 छोटी बच्चियों की एक ही नाम रखे। रेनू और अचला का सिर्फ एक नाम था और सबसे छोटा भाई था राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, और खुद लेखिका हिंदी में। यानी वो लोग लेखन के हवाले हो गए, लिखना शुरू किए। रेनू विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आती थी। थोड़ी फितुरबाजी थी वह, सन की किस्म की। कैसी? जब उनके पिता सब बच्चों को लाने के लिए गाड़ी भेजते थे तो वह उन गाड़ी में नहीं बैठती थी, क्योंकि उसका मानना था कि गाड़ी में बैठना सामंतशाही का द्योतक है, प्रतीक है। इतनी थोड़ी सी दूरी तय करने से कोई थक सा नहीं जाता है। और वह गाड़ी में नहीं बैठती थी, जबकि सभी भाई बहन गाड़ी में बैठकर आते थे। उसके विचार सामंतवादी पर व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। पढ़ने में भी उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन घर वालों का प्रेशर था, पिता की एकदम हिदायत थी कि तुम्हें पढ़ना है, इसलिए उसने बीए पास किया जैसे तैसे। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। वो खुद कम पढ़ती थी,
लेकिन दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, जिसके कारण उसके शिष्य को ज्यादा नंबर आते थे, उसे कम नंबर आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हुई। उसने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि मेरी शादी इस लड़के से ही होगी, और जिसके कारण थोड़े घर वाले नाराज भी हुए और अंततः उसकी शादी उसी लड़के से हुई। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। पत्रकारिता जो रिपोर्टर वाला काम, जर्नलिज्म जिसको कहते हैं हम लोग, मास कम्युनिकेशन भी इसको कहा जा सकता है एक तरह से, और इकोनॉमिक्स की वो स्टूडेंट थी। उसने पिता की पसंद की शादी कर ली थी और उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहीं पर वहां की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही, डालमिया नगर में रही। उसके बाद वो मैसूर यानी साउथ में, दक्षिण भारत में वह मैसूर चली जाती हैं, बागलकोट में, जहां पर उनको अपने बच्चों को पढ़ाने में काफी परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने लोगों के, आसपास के लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें वहां के अधिकारी और अफसरों के बच्चे भी पढ़ने लगे, शिक्षा प्राप्त करने लगे, जिनमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। यानी जिस काम को ठान लिया जाए उसे पूरा किया जा सकता है, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेनू से कमतर आंकती थी। उसकी जैसे फितुरबाजी नहीं थी वह। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेनू की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल न जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस लौट कर आई। थोड़ी सनकी थी, इसका जिक्र पहले भी कहा गया था कि वो गाड़ी में बैठकर नहीं आती थी। तो एक बार रात भर बारिश होती है और चारों तरफ पानी लग जाता है, तो लोगों ने अनुमान लिया कि स्कूल के कैंपस में भी पानी लगा होगा, तो स्कूल बंद होगा, इसलिए मत जाओ। चारों तरफ की दुकान, सारे चीज बंद थे, तो उसे भी मना किया गया क्योंकि बस भी नहीं आई थी। लेकिन वह नहीं मानती है, किसी की बात को नहीं मानती है। उसका कहना था कि किसने आपसे कहा कि स्कूल बंद है, आपने कैसे जाना स्कूल बंद है, मैं जाऊंगी। और वह जिद करके जाती है। जब वहां जाती है तो चपरासी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में वह अकेली नजर आती है और उसे किसी बात की ग्लानि नहीं है कि मैं गलती से आ गई। और वो वापस लौट कर आती है जब घर वाले उससे कहते हैं कि तुमसे तो कहा गया था ना कि स्कूल मत जाना, लेकिन तुम क्यों गई। तो मना करने के बाद तो कह रही, इसमें आपका मना करना कहाँ से आया, स्कूल गई थी, स्कूल बंद था इसलिए चली आई, आपके मना करने से मैं थोड़ी नहीं रुकी। तो इस तरह की दलीलें वह दिया करती थी। और वो बरसात के दिन में और वह अकेले सड़कों पर, पानी भरे सड़कों पर अकेली चली आ रही थी। तो अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। सोचती समझती अपने धुन में चले जा रहे हैं बिना किसी की परवाह किए, इस प्रकार का स्वभाव था उनकी छोटी बहन, सबसे छोटी नहीं उनसे बड़ी रेनू का। तो इस तरह उन्होंने उस बहन के बारे में जिक्र किया। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता है। सही कहा कि अपनी धुन में चलते जाओ और मंजिल को प्राप्त करो, इसका एक अलग ही मजा होता है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने संस्मरण, अपनी यादों को लिखा है कि उन यादों में कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स, हमारे वातावरण में, आसपास में बहुत सारे लोगों का साथ हमें मिलता है, परिवार का, समाज का, विद्यालय का, इष्ट मित्रों का। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें,
प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहे कि हम उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, उनकी बुरी चीजों को छोड़ दें। बिल्कुल उसी तरह जैसे गंदे पानी को छोड़ देने के बाद वो गंदगी तल में बैठ जाती है और ऊपर के पानी को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से कि अंदर की बुराइयों को छोड़ दिया जाए और उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण किया जाए, उसे जीवन में उतारा जाए। तो लेखिका ने इस पाठ में अपने संघ की औरतों का बताया जिक्र कि उनके आसपास का माहौल क्या था, कैसे लोग थे, कैसी औरतें थी, दादी नानी परदादी सभी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, कुछ न कुछ हमें सीखने सिखाने का अवसर मिलता है। तो इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। तो आप भी अपने आसपास के लोगों से कुछ सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे।